हेलो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है आपका वो है इन्फ्लेशन के ऊपर। आपको पता है इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली अगर आप बेसिक टर्म में कहो तो इट्स एन इंक्रीज़ इन प्राइस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ओवर टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग से लिंक करता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका परचेजिंग पावर घटेगा। बिकॉज लाइक 100 रुपये में अगर आप पहले 10 केजी खरीद सकते थे, अब उसी 100 रुपये में आप अब 5 केजी ही खरीद सकते हो। तो इसमें है कि ओवरऑल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी स्टेज विद इन रीजनेबल लिमिट। हर एक जो आरबीआई हो या हमारे किसी भी जो मेन बैंक होती है रेगुलेटिंग बैंक, वो हमेशा चाहती है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और हमारे यहाँ जो हमारी आरबीआई है वो चाहती है कंट्रोल में रहे जो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन टारगेट्स जो हैं वो एस्टिमेट होते हैं थ्रू हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या फिर जो सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट विद द +-2% एज अपर एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट। जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो इन्फ्लेशन लिमिट रखा गया है वो सीपीआई बेस्ड है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड है, और उसमें आपका 4% टारगेट है, यानी कि 2% ऊपर जा सकता है और 2% नीचे जा सकता है जब हम 4% सीपीआई इन्फ्लेशन को टारगेट रख के करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक या ओवरऑल फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर अभी का सिचुएशन देखें तो अभी अगर जुलाई का बात करें तो 6.71% सीपीआई था, 13.93% डब्ल्यूपीआई था। तो इस तरह से आप मतलब बेसिक आइडिया आप रखोगे जब भी आप पढ़ रहे हो कि क्या है अभी इन्फ्लेशन का रेट। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप्स चाहे वो आपका गवर्नमेंट लेती है या जो आपकी रेगुलेटिंग बैंक है वो लेते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहला है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट यानी कि रिपो रेट आपका चेंज करती है हमारी आरबीआई, या फिर पॉलिसी स्टैंड्स जो आरबीआई है वो डिसाइड करती है। दूसरा है जो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल ऐसा कमोडिटी है जिसका ना अगर प्राइस इंक्रीज़ करता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो एक तरह से उस प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसी तरह गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, जैसे कर्ब्स ऑन प्राइवेट वीट एक्सपोर्ट, एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, ये गवर्नमेंट के लेवल पे स्टेप्स लिए जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेटेजिक बफर्स, मतलब कि यानी कि कर्व, फ्यूल इन्फ्लेशन एंड वॉलेटिलिटी, अलग अलग बफर्स क्रिएट किया जाता है ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इकोनॉमी पे। चौथा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। उसी तरह पुश फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स, डिमांड सब्सटीट्यूशन। ये सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है ताकि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन चैलेंजेस हैं, देखिए क्या चैलेंजेस हैं जब प्राइस राइज होता है। एक तो इन्फ्लेशन जब होता है कंटिन्यूड इन्फ्लेशन होता है, स्पेशली इन अर्बन एरिया, ये ड्यू टू हाई फूड इन्फ्लेशन, एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ऑफ कोर्स जो वल्नरेबल है, जो गरीब है, उस पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, स्पेशली अगर कंटिन्यूड इन्फ्लेशन हो, क्योंकि गरीब ही है जो सबसे ज़्यादा, अगर किसी भी कमोडिटी, इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उन पे इम्पैक्ट होता है। दूसरा कि इन्फ्लेशन अभी इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिचुएशन है, स्टार्टिंग विद कोविड या फिर पैंडमिक लॉकडाउन, फिर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो रसिया यूक्रेन वार हो या ग्लोबल सप्लाई शॉक्स हो ड्यू टू रसिया यूक्रेन वार। तीसरा है कि जिस तरह से पोस्ट कोविड-19 चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना उस रेट पे नहीं ग्रो कर रही जितना प्री कोविड टाइम में चल रही थी। तो ये जो समय है और इसके कारण जो पूरा सप्लाई चेन आपका डिसरप्ट हुआ है। चौथा है कि जो वॉलेटिलिटी है, देखिए जो इंटरनेशनल सिचुएशन कॉम्बाइंड विद डोमेस्टिक सिचुएशन और कॉम्बाइंड विद गवर्नमेंट पॉलिसी, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो या जीएसटी का हो या कोविड हो, तो ये सारे मिला के ना अभी एक बहुत वॉलेटिलिटी दिख रहा है। इससे कैपिटल आउटफ्लो पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। आपको पता है कि रुपी का वैल्यू कैसे गिर रहा है कंपैरिजन टू डॉलर। उसी तरह पैंडेमिक के कारण जो लेबर शॉर्टेज हुआ, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हम देख रहे थे, लोग वापस अपने घर जा रहे थे, गाँव के तरफ लोग जा रहे थे। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो प्राइस था कमोडिटी का एज अ होल वो इंक्रीज़ हुआ। कॉम्बाइन विद हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि हम
एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम जो ग्रोथ के साथ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना था वो नहीं हो पा रहा है। तो वे फॉरवर्ड में वही है कि हमें जो पहले तो जो डाटा है, क्योंकि डाटा के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि कहाँ कमी है, तो डाटा कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बेटर एनालिसिस चाहिए, ऑनलाइन डाटा कलेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना चाहिए। दूसरा है कि प्रीएम्प्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन, ताकि जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी या नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्रोथ पे, उसे हम कंटेन कर सकें। तीसरा है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, हमें शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म भी एफर्ट्स ले आना पड़ेगा। यानी कि जैसे फूड सप्लाई, जो फूड का जो पूरा नेटवर्क है, ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटी का नेटवर्क है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, वेयर हाउस हो, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि चाहे जैसा भी वेदर हो, हमारा जो सप्लाई है, फूड सप्लाई है, वो वॉलेटाइल ना हो, उसमें इन्फ्लेशन ना दिखे। साथ में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन और फूड का कितना इंपॉर्टेंट लिंकेज है। अगर फूड का प्राइस बढ़ता है तो आपको पता है कि प्रॉवर्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, खाना चाहिए, लेकिन गरीब को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। चौथा है कि वे फॉरवर्ड में आप कहोगे आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम्स हमें चाहिए, जहाँ पे एसेंशियल और इम्पोर्ट आइटम्स, मतलब कि बेसिकली हम लोग और ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो सकें, हमें बाहर के देशों पे कम से कम डिपेंडेंट होना पड़े, ताकि जो बाहरी शॉक है वो कम हो सके। पांचवा, हमें सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ले रहे हैं, ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल या जो एज अ होल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई लाइन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और लास्टली, हमें मॉनेटरी और फिस्कल, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और आरबीआई की पॉलिसी में एक समन्वय दिखना चाहिए, सिनर्जाइज करना चाहिए, ताकि ग्लोबल सप्लाई शॉक्स को हम बेटर डील कर सकें। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन का ये जो पूरा टॉपिक है मैंने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।